रीना शर्मा और आज के सेशन में हम करने वाले हैं जो बीएड सेकंड ईयर आपका थर्ड पेपर होना है उसकी थर्ड यूनिट। ओके, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थोड़ा वीडियो को भी लाइक करना। ओके, प्लीज सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट, रियली 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 आई नीड इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पराधीन भारत में जब भी कभी शिक्षा की योजना बनाने के लिए सम्मेलन होते हैं तब उनमें समान रूप से कुछ संशोधन के बाद प्रचलित शिक्षा प्रणाली का स्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती थी, किंतु अब हमें इस प्रवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करके उसे देश की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहिए। किसने बोला था? ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। जो हमारी पढ़ाई के बारे में कौन ऐसी बातें कर सकता है? मान लो हमारी कोई फैमिली का ही पर्सन होगा, है ना, तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा जी भी बोलते हैं, तो हमारे चाचा जी हैं, वही ऐसी बात बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 315 देखते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब कब जारी किया था? तो वो किया था 24 जुलाई 1968 को। 1968 को भारत सरकार ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को ओके। और जो डेट से रिलेटेड याद करने वाले क्वेश्चन है ना, मैं उनकी एक साथ में आपके लिए ट्रिक्स को लेके वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 316, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो आर्टिकल 45। इसे याद रखना है ऐसे कि जो 4 से 5 साल के बच्चे होते हैं उसके बाद ही तो स्कूल पढ़ने जाते हैं। आर्टिकल 45। 10+2+3 के स्थान पर किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया है? तो अब जो किया गया है वो है 8+4+3। ऐसे याद रखना। ठीक है, ग्रेजुएशन को 4 की कर दिया, देन पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक दैट। 318, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाने की घोषणा किस सन में की गई थी? तो जनवरी 1985 में। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में बना, तो इसको बनाने की घोषणा हम पहले करेंगे ना, हम इसे बनाएंगे तो 1 साल पहले आप कर देना। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर को 1978 में। क्योंकि 1978 है, राइट। प्रौढ़ शिक्षा, ये प्रौढ़ मतलब कौन होते हैं? बुजुर्ग होते हैं। 78 मान लो वो सठिया जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं। 78 सठिया जाना, ऐसे याद कर लेना। सॉरी, ओके, बट ओनली फॉर द ट्रिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने खंडों में विभक्त किया गया? तो 12 खंडों में। ये याद रखना कि हमारे 1 से लेकर 12 तक 12 क्लासेस होती है, तो 12 खंड। 321, ओके। कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समकालित व मुख्य धारा की आवश्यकता है। किस सन में इस बात पर बल दिया गया था? तो 1970 में, 1970 में दिया गया था कि समकालित, राइट, सेम होना चाहिए। सेम से 70, 7, ऐसे याद रखना। 322 देख लेते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? 14 से 18 साल के आयु के बच्चों पर नहीं होता है। 323, समावेशी शिक्षा नीति 2006 के अंतर्गत बाधितों हेतु चालू योजना में कितने शिक्षकों का अनुकूलन होना चाहिए? 3 से 4 हजार का होना चाहिए। क्रियान्वयन का प्रारूप 1991 से 92 ने यह विश्लेषण किया कि अनेक विशिष्ट बालक समन्वित शिक्षा योजना के लाभ उठा रहे हैं। यह संख्या कितनी थी? तो यह संख्या थी आपकी 30,000। 325, प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने अपंग बालकों की शिक्षा हेतु कौन से कदम उठाए हैं? तो विशेष विद्यालयों की स्थापना करना, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना, अध्यापकों को विशेष शिक्षा प्रदान करना, तो इसमें सभी आ जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ कब हुआ था? ये हुआ था मानवीकरण की। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ था मानवीकरण की शिक्षा नीति। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं उन्हें कहते हैं एनजीओ बोलते हैं। ठीक है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। निशुल्क तो अनुच्छेद 21 का राइट टू एजुकेशन जिसमें लिखा है। विकलांग, ऐसे याद रखना कि 21 नंबर हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, राइट, और एजुकेशन से भी अच्छा कुछ नहीं होता है। तो अनुच्छेद 21 का हमें एजुकेशन, राइट, अनिवार्य है, मतलब इसका हमें अधिकार है, मिलेगी तो मिलेगी। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई थी? तो ये हुई थी 10 जनवरी 2006 को।
10 जनवरी 2006। समावेशी शिक्षा पर विचार प्रस्तुत किए। किसने किए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 में किए थे और कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं 331। आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 7 मई 1990 में आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन 1990 7 मई। कोठारी कमीशन ने बाधित बालकों की समावेशी शिक्षा हेतु कौन सी घटनाएं बताई हैं? तो इसमें अ और ब दोनों आ जाएगा। शिक्षा हेतु व्यय में कमी होना, बाधित व सामान्य बालकों को द्वारा एक दूसरे को समझने में कठिनाई होना। 333। जनार्दन कमेटी ने किस सन में अपनी रिपोर्ट दी थी? तो वो दी थी उसने 1993 में, जनार्दन कमेटी। सॉरी। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वो भी हुई थी 1993 में। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना और जनार्दन कमेटी दोनों को याद रखना 1993 में हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तो ये बोला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष विकलांग कल्याण विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना हुई? तो वो हुई थी आपकी अगस्त 1995 में, 1995 में, 2 साल बाद, 93 के 2 साल बाद। अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ये भी 2 साल बाद आया था, तो 1995। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस अनुच्छेद में विशिष्ट शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 4.9, 49 होना चाहिए, 4.9 क्या है? 49 ही है। ओके। नई शिक्षा नीति 1986 में किस तरह के बालकों की शिक्षा पर बल दिया गया? तो अपंग बालकों की शिक्षा पर 1986 में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH स्थित है, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है, याद रखना ये। ओके। ये है आपका राष्ट्रीय दृष्टिबाधित देहरादून। दूर मतलब उन्हें दूर का नहीं दिखाई दे रहा, देहरादून। 340। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है। ये अपंग वाला है, वो स्थान है मुंबई में। ठीक है, अपंग वाला विकलांग लोग। ओके, ये मान लेना अपंग लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा, तो अपंग लोगों ने सोचा चलो मुंबई चलते हैं, वहां पे मूवीज में काम करेंगे। 341। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग स्थान कहाँ पर है? जो श्रवण वाला है वो है आपका, वो भी मुंबई में है। ठीक है, अपंग लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, और जो बोल नहीं सकते गूंगे लोग भी वहीं जाएंगे। 342। विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या है। तो इनकी जो संख्या है वो है 17 विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र। तो 1 और 7 स्पेशल नंबर टाइप याद रख लेना। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो ये क्या था? 1982 को, 1982। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ये आ भी सकता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, शायद आप लोगों को याद भी होगा, 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर ऐसे याद रख लेना। जो 3 होता है ऑटो होता है, वो उसमें 3 पहिए होते हैं ना, विकलांग जैसा ही दिखता है बेचारा, एक कार का एक पहिया निकाल दिया हो। तो 3 हो गया, और दिसंबर लास्ट मंथ। विकलांगों के लिए आवासीय संस्था का रूप है क्या है? तो अस्पताल, शरण स्थली, आवासीय स्कूल सभी आ जाएंगे इसमें। विकलांगों की शिक्षा एवं इलाज के लिए संस्था फ्रांस में स्थित की, किसने की थी? सिजोर ने की थी। विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल कहाँ खोला गया था? तो न्यूयॉर्क में खोला गया था। नया नया स्कूल था विकलांगों के लिए, तो न्यूयॉर्क में खोला गया। विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल न्यूयॉर्क में किसने खोला था? तो वो खोला था रिवॉल्ट ने। रिवॉल्ट। ओके। तो विकलांग में भी वह, रिवॉल्ट, और ये इसको भी वह, और इसको आप चाहो तो याद कर सकते हो, ल इसमें आ रहा है, राइट, उसके अकॉर्डिंग। 349। विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल रिवॉल्ट ने न्यूयॉर्क में कब खोला था? तो वो खुला था आपका 1834 में, याद कर जाना इसको, क्या बता पूछ ले। 1834 न्यूयॉर्क हाउस ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना की गई। तो अपराधी बालकों के लिए होता है ये। नेत्रहीनों के लिए न्यू इंग्लैंड
एसाइलम की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो वो ये आपकी 1829 में। सिजुअन की पुस्तक आईडीओसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय साइकोलॉजिकल मेथड किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो वो हुई थी आपकी 1846 में। ओके, विकलांग बालकों के लिए आवासीय स्कूल खोलने का आरंभ हुआ कब हुआ? तो 1960 के दशक में हुआ था। 1960 के बाद में शुरुआत हुई थी। कम दृष्टि के अधिगम करता किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं? तो वे करते हैं आवर्धक लेंस का और हस्तावर्धक का। दृष्टि बाधितों हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखो, ब्रेल शीट का भी, ब्रेल लिस्ट और ब्रेलर का भी। ब्रेल लिपि में सारी चीजें आती हैं। 408 ऑर्थोपेडिक दिव्यांगों को समायोजित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? ये बोल रहा है कि कर्व कट एंड द कर्व स्लोप्स, कर्व्स का यूज करते हैं। ठीक है। ये 409 लिखित पाठ को पढ़ने में असमर्थ बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओके, ओसीआर, उसका यूज किया जाता है। अंधे बालक पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? ब्रेल लिपि पढ़ सकते हैं। ये लास्ट ईयर आया था। दृष्टिबाधित बालक सीखते हैं, क्या सीखते हैं? पूर्ण के बजाय भाग के द्वारा और रटकर स्मृति द्वारा और स्मृति प्रक्षेपण द्वारा। तो सभी ही ठीक है इसमें। अर्ध नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए आवश्यकता होती है, किस चीज की होती है? बड़े अक्षरों की छपाई और निकट जाकर पढ़ने की। दोनों ठीक है। दृष्टिबाधित ज्ञान अर्जित करते हैं, कैसे करते हैं? तो श्रवण इंद्रियों से और स्पर्श इंद्रियों से। ठीक है, इजी है, ये आप पढ़ के कर लोगे। पूर्ण दृष्टिहीन बालक के लिए कौन सी शिक्षण प्राविधि उपयोगी है? तो वो ब्रेल पद्धति, विशिष्ट आवासीय स्कूल और विशिष्ट पाठ्यक्रम सभी आ जाएगा इसमें। और अंधे बालकों को विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्रेल कक्षा कहा जाता है इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 417, ब्रेल कक्षाएं कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है आपकी न्यूयॉर्क ही होना चाहिए इसका। ओके, 425, श्रवण बाधितों की आरंभिक व्यवस्था में क्या भूमिका होती है? तो श्रवण उपकरणों के उपयोगी हैं, तो बी बोल रहा है इसके लिए। श्रवण बाधितों हेतु सर्वप्रथम शिक्षा संस्था की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गैलेंडर ने। गैलेंडर, श्रवण बाधितों के लिए, ठीक है, सर्वप्रथम शिक्षा की स्थापना। जो सुन नहीं सकते, तो जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, गैलेंडर। नेक्स्ट, बाधित बालकों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? तो कानपुर में किया जाता है बाधित बालकों के लिए। तो कानपुर में भी एक बॉडी पार्ट आ रहा है, राइट, और ये भी बाधित बालक है, जैसे रिलेट कर सकते हो। 428, श्रवण सहायक उपकरणों का प्रयोग किस प्रकार के प्रयोगों हेतु किया जाता है? तो वो व्यक्तिगता के लिए और सामूहिक प्रयोगों के लिए, दोनों ठीक आ जाएगा इसमें। श्रवण बाधितों हेतु किस प्रकार के विशेष चिन्ह होते हैं? तो वो स्वरों के और शब्दों के, दोनों ही होते हैं। श्रवण बाधितों के शिक्षण हेतु अध्यापक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो संकेत भाषा, पाठ्य वस्तु, चिन्हित भाषा, सभी का होना चाहिए। 431, गत्यात्मकता असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सामान्य छात्रों के समान पाठ्यक्रम। शिक्षण की परंपरागत पद्धति कौन सी है? व्याख्यान पद्धति, याद रखना, एक बार आ चुका है। अधिगम असमर्थ बालकों को शिक्षा की प्राविधि है, क्या है? उसमें उपयुक्त सभी आएगा। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाए, सतत पुनर्वलन दिया जाए और सतत अभ्यास कराए जाए। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है, कौन सी है? गतिवर्धन, और ये है संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं, इसका सभी आ जाएगा। 435, कक्षा प्रबंधन की सामान्य सहायक सामग्री कौन सी होती है? तो उपयुक्त सभी, मतलब प्रयोगशाला, परीक्षण, क्षेत्रीय कार्य, शैक्षिक भ्रमण, स्वतः अध्ययन या तुलना, तो इसमें सभी आ जाएगा। हम्म, तो ये वाला हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है 436, शिक्षण के प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? तो
वो किया था आई के डेवीज में, आई के डेवीज। मतलब शिक्षण का प्रबंधन कैसे होता है, डे वाइज कराते हैं ना, संडे को ये पढ़ेंगे, मंडे को ये पढ़ेंगे, ट्यूसडे को ये पढ़ेंगे, तो आई के डेवीज, डे वाइज ऐसे याद रख लेना। शारीरिक रूप से अपंग बालकों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सभी की करनी चाहिए। श्रवण बाधित बालकों हेतु किन अंगों का प्रयोग कर उन्हें शिक्षित किया जा सकता है, तो हाथ, उंगली, बाजू सभी का। विद्यालय स्तर पर श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा की विधियां कौन सी होती हैं, क्योंकि शाब्दिक और मैनुअल विधि और संपूर्ण संप्रेषण विधि सभी होती हैं। दृष्टि बाधित बालकों की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उनकी देखभाल का, शिक्षा का, शिक्षण प्रदान करने का, सभी का। दृष्टि बाधितों हेतु किस प्रकार की किताबों की व्यवस्था की जाती है, तो किताब ग्रेड 1, ग्रेड 2 और टॉकिंग बॉक्स, तो सभी आ जाएगा इसमें। कक्षा का वातावरण निर्भर होता है किस चीज पर, शिक्षकों पर, टीचर कैसा रखते हैं उसको। प्रतिभाशाली बालकों की पुस्तकों का चयन का आधार क्या होता है, तो वो होता है रुचि, अभिरुचि, योग्यता है, तो इसमें सभी आ जाएगा। विशिष्ट बालकों को शिक्षित करते हुए बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है, उसमें विकास का और कार्यात्मकता का, गुणात्मकता का और उपयुक्त सभी का, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। 445 देखते हैं। विशिष्ट बालकों की डेस्क पर किन किन वस्तुओं को टिकाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था होती है, तो पेन, पेंसिल और कार्बन वातिका सभी। 450 से क्वेश्चन पढ़ा है, पढ़ लेते हैं चलो। पाठ्य चर्चा ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, पृष्ठ नंबर 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर दें। तो 457 देख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है, इसका आंसर है बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन करना। 458 अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख लेते हैं। 459 कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या है, वह ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। 460 सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों को शिक्षित करने का उत्तरदायी निम्न में से किसका होता है, तो वो होता है कक्षा अध्यापक का। 416 समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकता और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली प्रस्तुतियों में संतुलन रखता है। ये कथन किसका है, तो वह है बोरिंग लैंगफील्ड बेल का। तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। ये किसने बोला है स्ट्रेस के बारे में, वो बोला है आपका गेट्स ने। ये तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था में अंत करने के लिए, किसी को अपना अंत करना होगा, राइट, घर में बैठा स्ट्रेस ले रहा है तो वो सोचेगा ओके चलो गेट से निकल के बाहर जाके कुछ करता हूँ, ठीक है, कुछ भी करे चाहे वो। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने हेतु अपनाने वाली प्रणाली है, कौन सी है, तो प्रभावक उपयुक्त शिक्षा, संबंधित पाठ्यक्रम, विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षाएं, उसमें सभी आ जाएगा। निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता होती है, तो अंतर्मुखी, मंदमुखी बालक, प्रतिभाशाली, सभी को ही होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायक होती है, तो वो होती है केस स्टडी मेथड। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, किस चीज का, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिभाशाली शिक्षक होता है, कैसा होता है, अपसारी चिंतक होता है वो। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें।
469 माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है और उसके लिए महत्वपूर्ण है कि क्या महत्वपूर्ण है कि बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, मतलब कि आगे बिठाए, फ्रंट सीट पर। कमजोर विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? बी वाला, उनकी प्रशंसा करके उन्हें अच्छे कार्य करने को कहना चाहिए। ओके, एक अच्छा शिक्षक वह है जो ध्यान देता है किस चीज पर? सभी बालकों पर समान रूप से ध्यान दे। 478 विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो अ वाला, दबाव की किसी बात या विचार के लिए राजी करना। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को आवश्यकता होती है किस चीज की? बच्चों को प्रेरित करने की। 480 देख लेते हैं। ये बोल रहा है आपसे कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, क्या है? तो वह सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो बी ही ठीक है। 481 निम्नलिखित में अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? तो स वाला, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट, एक अध्यापिका समाज से वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। इसका स वाला, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं जोड़ी बताएं जोड़ी बताएं बातें झलकती हैं। ओके। 484 अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार से सहायता करेंगे? तो द वाला, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर दें। 484 जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकते हैं। ए वाला ही ठीक है। 485 समावेशी कक्षा में पाठ्य चर्चा के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है। तो सभी, ये देखो आ भी सकता है इस बार भी। विविधताओं की प्रकृति को समझना, बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, कक्ष की गतिविधियों में प्रतिभाग करने के अवसर प्रदान करना। 486 जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो क्या होती है? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। 470 एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को भावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो अ वाला ठीक है, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल को अपनाकर शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। बी वाला ठीक है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो स विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। 473 अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? स वाला, व्यवसाय के प्रति वफादारी। यस, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। ओके। 474 एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो क्या होगी? स वाला, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। 475 6 देखते हैं। 446 डिसलेक्सिया के बालकों को शिक्षित करने हेतु किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? तो चित्र एवं शीर्षक सामग्री का, क्योंकि उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। 447 चित्रों वाली स्क्रैप बुक से बच्चों को किस प्रकार के शब्दों का ज्ञान कराया जाता है? तो देखो, एट, इन, आउट, अबव, ओवर, बिलो, किसी भी तरीके का हो सकता है, तो उपयुक्त सभी। क्या बोला है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बालकों हेतु सहायतार्थ उपकरण कौन से होते हैं? तो वो होते हैं कि वॉकर, के स्टर, कुर्सी, सभी होते हैं। 449 डिस्क्रिएटिव मॉडल का प्रयोग किन बालकों को शिक्षित करने हेतु किया था?
तो वो किया था अंधे बालक, बौद्धिक रूप से क्षतिग्रस्त बालक, विशिष्ट बालक, तो सभी आ जाएगा। 450, अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान की शुरुआत किसने की? तो वो की थी वैंग ने। 451, व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सफल बनाने हेतु तो अध्यापक कौन कौन से ढंग अपना सकते हैं? तो द आ जाएगा, मतलब समूह का आकार छोटा रखना, विशिष्ट बालकों की पहचान करना, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन करना है, उपयुक्त सभी ठीक है। रिसोर्स रूम किससे सुसज्जित होना चाहिए? तो वो होना चाहिए स्टाफ से और छात्रों से। अध्यापकों के मुख्य उत्तरदायित्व कौन से होते हैं? तो वो होते हैं कक्षा का प्रबंधन करना, अनुदेशनों का प्रयोग करना। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षकों को अनुकूलन करना चाहिए, जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। ओके, नेक्स्ट वाला 455, विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। तो विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। अंधे बालकों को पढ़ाने की विशेष सिद्धांत है, तो क्या है? हौसला एवं निर्देशन, सहायता, उत्तेजना, स्वयं कार्य करना और सभी। 419, अध्यापक को अंधे बालकों के संबंध में क्या कार्य करना चाहिए? तो बालकों के जीवन की वास्तविकता का ज्ञान देना, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना, उसमें यह भावना जागृत करना कि वह अन्य सामान्य बालकों के समान ही है। तो इसमें सारे ही ये ठीक है। ओके, 420 देख लेते हैं। अंधे बालक के अध्यापक का गुण है, तो सभी है। पढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार तथा अंधे बालक की समस्याओं से अवगत होना, अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण तथा बालक के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास का ज्ञान, सहयोग की भावना, वंशानुक्रम तथा वातावरण का ज्ञान एवं माता पिता की अभिवृद्धि का ज्ञान। 421 देखते हैं। श्रवण क्षतिग्रस्त बालकों के लिए शिक्षा की तकनीक है, क्या है? इसमें भी सभी सहायक सामग्री की सहायता से अध्ययन, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग, सहयोग के लिए नोट लेने वाले व्यक्ति, विशेष अध्यापक की नियुक्ति, अधिगम कमियों की ओर विशेष ध्यान, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए कंप्यूटर का प्रयोग, कुछ तकनीक कार्यक्रमों का प्रयोग। नेक्स्ट वाले देखते हैं। श्रवण क्षतियुक्त बालकों की शैक्षिक सुविधाएं हैं, तो इसमें भी डी है। दृश्य श्रव्य संकेत सामग्री और समूह श्रवण सहायक, और टेप रिकॉर्डर में शिक्षक का व्याख्यान, टेप एवं ओवरहेड प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये बोल रहा है कि अजायब घर, ऐतिहासिक इमारतें, प्रसिद्ध स्थान आदि सूचनादि स्थानों पर भ्रमण भी कराना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट, श्रवण क्षतियुक्त बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो वो देखो, चिन्हित भाषा के द्वारा और सांकेतिक भाषा के द्वारा। श्रवण क्षतियुक्त बालकों को निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती? तो संगीत वाली। 395, आंशिक दृष्टिबाधित बालकों हेतु किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल लेंस, चश्मे का और श्वेत बोर्ड का, सभी ठीक है। निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता दोष को किस उपकरण के द्वारा संबोधित किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। अवतल, निकट है ना, अवतल आ गया भैया, पास में है निकट। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष का संशोधन किया जाता है, किससे किया जाता है? उत्तल, ये दूर है ना, उत्तल में गया, वो उत्तर दिशा में गया, दूर गया, ऐसे याद रखना। जरा दूरदृष्टि दोष का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो अभिसारी लेंस, अभिसारी। ओके, जरा अभी आने वाला है, जरा सा दूर है, अभी आने वाला है, अभिसारी लेंस के द्वारा, ऐसे याद रखना। 399, दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए सहायक उपकरण है, तो सभी हो जाएंगे ब्रेल पात्र, स्क्रीन रीडर्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद ही होगा, मिस्टर लुई ब्रेल ने किया है। ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं? तो वो होते हैं आपके 256, 256। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। ये भी शायद बहुत सारे बच्चों को याद है, ब्रेल लिपि 1824। ब्रेल लिपि कितने डॉट पर आधारित है? तो 6। इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, ज्यादा से ज्यादा कब हुआ था और ये कब मनाया जाता है, इसका डे। आधुनिक ब्रेल लिपि में कितने डॉट हैं? तो वो है 8। पहले 6 पर थी, लेकिन अब 2 और बढ़ा दिए, 8 है, ठीक है। यूनिकोड मानक में ब्रेल पद्धति को कब शामिल किया गया?
तो 1991 में, 1991 में। आईडीसी का पूरा नाम क्या है? आईडीसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। डिसेबल्ड चिल्ड्रन से रिलेटेड है, जल्दी आप वैसे क्रैक कर जाएगा। विकलांग जन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1996 में। विकलांग जन अधिनियम के तहत कितने प्रकार की विकलांगता को सम्मिलित किया गया है? तो 7। निःशक्त जन अधिकार कानून में कितने प्रकार की अक्षमताओं में शामिल किया गया? तो 21। बालकों के लिए पाठ्यक्रम व्यवस्थित व उपयोगी होना चाहिए, ये कथन है किसका? ये कथन किर्क का। किर्क। 380। प्रतिभाशाली बालकों हेतु किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो वो विस्तृत और समृद्ध होना चाहिए। 381। विशिष्ट शिक्षा हेतु विभिन्न औपचारिक संस्थाएं कौन सी हो सकती हैं? तो लाइब्रेरी, ऐतिहासिक, दार्शनिक स्थल और शिक्षा भ्रमण व रेडियो सभी हो सकते हैं। 382 देखते हैं। असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? तो पूर्ण और अंशकालिक दोनों हो सकती है। 383। विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा 3R से क्या तात्पर्य है? तो रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा, ये कथन किसका? ये कथन है आपका क्रूकशेंक का। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान, राष्ट्रीय पुनर्वास अनुसंधान कहाँ पर है? कटक में। कटक। राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान, ऑर्थो विकलांग संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता। राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक, देखो ऑर्थोपेडिक है तो ऑर्थोपेडिक कोलकाता, वैसे इजी है, आपको याद ऐसे ही हो जाएगा। राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान, तो वह चेन्नई में। बहु सशक्तिकरण चेन्नई में कह सकते हो आप, और डेवलप है, राइट, सशक्तिकरण है वहां पे। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आगरा, कानपुर, लखनऊ, तीनों जगह पर है। तीनों जगह मंडलियां चलती हैं। 369। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया, कब आया? 1972 में आया। ईसीईसी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीईसी का पूरा नाम है आपका विशिष्ट बच्चों की ये शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट एक लेते हैं। निःशक्त जनों के अधिकारों पर घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब हुआ? तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1975 में। नेक्स्ट, पहली बार अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया, तो वो मनाया गया था 3 दिसंबर 1992 को। याद रखना, विकलांग दिवस 3 दिसंबर को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स का नया नाम क्या है? तो वो नया नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। 374। उसका भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने सन 1974 में एकीकृत शिक्षा की शुरुआत की, जिसका नाम, ये किस नाम से जाना जाता है? उससे जाना जाता है विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा। मानसिक विकलांग बालकों के लिए अमेरिका में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो वो हुई थी 1966 में। अमेरिका विकलांग बालकों के लिए चिल्ड्रन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। ब्यूरो में 12 आ रहा है, इसे याद रखना। अमेरिका में नेशनल एसोसिएशन, ये रिटार्टेड चिल्ड्रन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। रिटार्टेड मान लेना, रिटायर्ड हो जाते हैं अमेरिका में 50 साल के बाद ही। मस्तिष्क लकवा की शिक्षा की दिशा किस सन में कार्य हुआ? ये हुआ था 1973 में, मस्तिष्क में लकवा। 1973। कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के लिए कार्य कराने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है? वो करती है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है? इंपोर्टेंट आ सकता है, तो 41 से 46 याद रखना। विकलांग 41 से 46। रेल मंत्रालय विधि प्रकार के विकलांगों के व्यक्तियों को किराए में छूट दी जाती है, तो 15 से 75%। रेल मंत्रालय अंधे व्यक्तियों को किराए में छूट देता है 100%। विश्व विकलांगता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विकलांगता दिवस 3 दिसंबर, देखो 3 बार रिपीट कर गया। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग दिवस कब मनाया सॉरी, स्थान कहाँ पर है? श्रवण वाला बताया था ना, श्रवण और विकलांग कहाँ पर है? मुंबई में है ये। ओके फ्रेंड्स, ओके, इतना राइट। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्जाम देना।
अच्छा, आप एग्जाम देने के बाद में अगर मेरी जो मैंने मेल आईडी मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन में देखोगे, तो आप क्वेश्चन पेपर मुझे वहां सेंड कर सकते हो, तो मैं आपको 1 से 2 घंटे में की जो आपके आंसर की है वो आपको अपलोड कर दूंगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।